साथियों नमस्कार। बहुत सारे लोग आप में से पूछ रहे थे कि ईपीएफओ की वैकेंसी कब आएगी। अभी वेबसाइट यूपीएससी का बहुत बिजी चल रहा है। यहाँ पे मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दे दिया है। नाउ यूपीएससी ने फाइनली, बहुत लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएससी धौलपुर हाउस शाहजहां रोड, और रिक्रूटमेंट आ गया है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही पोस्ट के लिए आया है, मतलब एओ ईओ अकाउंट्स ऑफिसर इन्फोर्समेंट ऑफिसर प्लस एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन दोनों ही पोस्ट का आया है। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि कितनी सीटें हैं, कब से कब तक फॉर्म भरी जाएगी, क्या घर मिलता है, व्हीकल मिलता है, पोस्टिंग कहाँ होगी, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, सिलेबस कैसा है, हम सारी चीज़ों पे यहाँ बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल मैं आपको इनसाइडर व्यू देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें, प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग यू विल कम टू अंडरस्टैंड। नाउ here you can see that online applications are invited for the direct recruitment by selection through ये वेबसाइट है www.upsconline.nic.in। 25 तारीख से, यानी आज कितना हो गया, 21 तारीख हो गया, 4 दिन के बाद आपका फॉर्म दिन के 12 बजे से भरा जाना शुरू हो जाएगा। एंड देन 17 मार्च इज द लास्ट डेट। 17 मार्च शाम के 6 बजे के पहले आप अपना फॉर्म भर लेंगे। नाउ ये दोनों ही पोस्ट के लिए एक ही डेट है। अब पूछेंगे वैकेंसी है कितनी, तो अगर हम बात करें अकाउंट्स ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, हम दोनों के पोस्ट के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, तो 418 पद आए हैं। पिछली बार कितने थे? 421 पद। एक आदमी को हटा दिया गया और 420 लोगों को फाइनली रिक्रूट किया गया। ये 2020 की वैकेंसी थी, लेकिन जो एपीएफसी की वैकेंसी है वो आखिरी बार 2015 में आई थी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इसको मैं पेन का कलर बदल देता हूं। नाउ यहां पे अब किस कैटेगरी में कितनी सीटें दी गई हैं, तो शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति में 57, शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति में 28, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में अन्य पिछड़ा वर्ग में 78, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 51, और यूआर यानी अनरिजर्व जिसे आप जनरल कहते हैं, इसमें 204 सीटें हैं। नाउ जो पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या दिव्यांग आप कहते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं 25 सीटें हैं। ये हम बात कर रहे थे एओ ईओ की। नाउ अब पूछेंगे कि कितना, मतलब पे लेवल क्या है, तो पे स्केल है लेवल 8 का। जैसे आपने अगर आप यूपीएससी के एग्जामिनेशंस देते हैं तो उसमें देखते होंगे कि असिस्टेंट कमांडेंट की बात करेंगे तो लेवल 10 है, ठीक है। यही आप एपीएफसी की बात करेंगे, जो हम यहाँ बात करेंगे, तो ये भी लेवल 10 है एपीएफसी। हम आगे उसको देखेंगे। बीपीएससी में जैसे आप एसडीएम बनते हैं तो लेवल 9 है, आप डीएसपी बनते हैं तो ये लेवल 9 है, आप बिहार फाइनेंस सर्विस में जाते हैं तो लेवल 9 है। मतलब लेवल 9 से ऊपर की पोस्ट बीपीएससी में नहीं होती है। तो एक पोस्ट यहाँ पे निकला है 8 का और एक पोस्ट है आप आरडीओ बनते हैं जैसे, तो ये लेवल 7 है, आरओ लेवल 7 है, बीपीआरओ लेवल 7 है, ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर लेवल 7 है। इस तरह से लेवल 8 का बीपीएससी ने भी इस बार पोस्ट निकाला है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पोस्ट है, तो वो इक्विवेलेंट है इसके। उम्र जो है वो आपका 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उम्र की गणना कैसे की जाएगी, तो ये 17 मार्च 2023 मैंने लिख दिया है, यानी कि द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज द लास्ट डेट, जहां से आप कट ऑफ डेट है आपकी उम्र गणना का। नाउ एपीएफसी की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 159 वैकेंसी, यानी 159 पद एपीएफसी के हैं। इसके पद कम हैं क्योंकि ये लेवल 10 का पोस्ट है और काफी सालों के बाद ये आया है। और ये रिक्रूटमेंट हम किस में बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन काम करता है श्रम मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। भूपेंद्र यादव जी इसके अभी मंत्री हैं सेंट्रल लेवल पे, आपको पता ही होगा। नाउ एपीएफसी में जो वैकेंसी है वो शेड्यूल्ड कास्ट में 25, शेड्यूल्ड ट्राइब में 12, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस 16, यूआर 68 और पीडब्ल्यू जो बीडी हैं, पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके लिए 8 है। और उनके लिए अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ बताया गया। नाउ जैसे यहाँ पे 30 साल रखा गया था, तो यहाँ पे 35 साल उम्र को रखा गया है।
और यहाँ मैंने बता दिया 17 मार्च 2023 के पहले आपका 35 साल आप क्रॉस नहीं करने चाहिए। ये यूपीएससी का वेबसाइट है, ओटीआर आप जरूर भर लेंगे और ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी का, upsc.gov.in। नाउ अब हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं, सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करेंगे ना, तो अगर आप यूपीएससी की पेपर 1 और पेपर 2 किसका, प्रीलिम्स का, अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो जाएगा। उसके अलावे कुछ चीजें, जैसे इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है, जैसे मैं बता देता हूं। आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप पॉलिटी पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, आप साइंस, जनरल साइंस या साइंस एंड टेक जो आप पढ़ते हैं, जनरल साइंस ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सोर्स जो आप पढ़ रहे हैं, प्लीज डू नॉट चेंज द सोर्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अलग से कोई पेपर बनेगा, ठीक है। आप रीजनिंग पढ़ेंगे, आप इंग्लिश पढ़ेंगे, आप क्वांट या यूं कहेंगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारा क्या बच गया, लेबर लॉ और एक बिजनेस वाला बच जाता है, बिजनेस अकाउंटेंसी। जो माइनर दोनों में डिफरेंस है हम उसको डिटेल में बात करेंगे। ये आपका मोटा मोटा सिलेबस हो जाता है, ठीक है, जो अब तक का पैटर्न यही फॉलो किया गया है। और इसके बाद इसमें डायरेक्टली एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में 50% मार्क्स लाना ही लाना होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे आप टॉप कर गए और यहाँ पे आप 50%, इफ यू आर नॉट स्कोरिंग देन यू विल नॉट बी, आई मीन यू विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल रखा गया है, क्योंकि इंटरव्यू को भी एक समझ लीजिए कि उसका अलग से कट ऑफ ये लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे कि ईओ की बात करें तो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और इस 100 में से यू हैव टू गेट एटलीस्ट 50 मार्क्स। नाउ हम थोड़ा सा इनसाइडर इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि क्या आपके मन में जिज्ञासा होगी कि जैसे ईपीएफओ में हम जाएंगे तो घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर यस भी है और इसका आंसर नो भी है। कहीं कहीं क्वार्टर बने हुए हैं और कहीं कहीं क्वार्टर नहीं बने हुए हैं, बट उसके लिए आपको क्या करेंगे, एचआरए मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। जो आपको व्हीकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखिए, अगर आप सोचेंगे कि दोनों ही पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, पर्सनल व्हीकल तो नहीं है, ऑफिस का गाड़ी है, ऑफिस का गाड़ी है। और जो मोस्टली मतलब जो ऑफिस का हेड है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आरपीएफसी 1 नॉर्मली ऑफिस को हेड कर रहे होते हैं, या फिर मान लीजिए कि आरपीएफसी 2 है, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2, तो ये भी कई जगह ऑफिस को हेड कर रहे होते हैं अगर छोटा रीजनल ऑफिस है आपका तो यहाँ पे कई बार जो गाड़ी का मोस्टली जो यूज करते हैं ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। आपको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप एज एन ईओ अगर आप फील्ड में जाते हैं तो आपको उसका किराया दे दिया जाता है, ठीक है। नाउ पोस्टिंग कहाँ होगी, तो पोस्टिंग आपको ऑल इंडिया होगी, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जब आप एओ ईओ के रूप में काम करेंगे तो आप यहाँ पे एक नया नियम बन गया है और ये है कि कैडर एलोकेशन होगा। जो कैडर आपको मिल गया तो नेक्स्ट प्रमोशन तक आपको उसी कैडर में रहना होगा। सपोज कीजिए कि आपको तमिलनाडु कैडर मिल गया, तो और ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये आपके रैंक से डिसाइड होगा। अब पूछेंगे कि विद इन कैडर हम कहाँ जाएंगे, तो विद इन कैडर वो इन्होंने अल्फाबेट से इस बार डिसाइड किया, जो कि मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। ये भी अगर आपको डिसाइड करना है तो ये भी आपको रैंक के थ्रू डिसाइड करना था, आप समझ गए। तो इस तरह से आपकी पोस्टिंग हो जाती है। उसके बाद आप पूछेंगे कि जब शुरुआत में जब आप 1 साल तक 1 ईयर तक आपको एज एन अकाउंट्स ऑफिसर रखा जाता है, इसमें आपका जो काम होता है वो बेसिकली क्लेम सेटलमेंट का होता है। अगर मैं पूरा डिटेल में बता ही देता हूं ताकि
क्लेम सेटलमेंट एज एन एओ कर रहे होते हैं। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति का पीएफ कट रहा है और वो व्यक्ति कहता है कि हमें 90,000 रुपयों की ज़रूरत है, तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए आप देखते हैं कि क्या इस व्यक्ति को 90,000 रुपये दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते हैं, और यहाँ से आप अप्रूवल में यस कर देते हैं और वो अप्रूव हो जाता है। ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि नीचे से ये बन के आता है, जैसे एसएसए होते हैं, इनके भी नीचे से बन के आता है, तो आपके लेवल तक जब पहुंचता है अकाउंट्स ऑफिसर तक तो ये बात आती है। ठीक है, उसके बाद ये चेक वाले सेक्शन में जाता है, बैंक से चेक बनता है। खैर उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जब 1 साल का आप टेन्योर पूरा कर लेंगे तो आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनाया जाएगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर में आपको इन्फोर्स करना है बेसिकली जो भी ईपीएफओ ने अपने रूल्स बनाए हैं, जैसे 1952 का एक्ट है या फिर ईडीएलआई है। ठीक है, तो 3 तरह के बेसिकली एक्ट्स हैं। हम एक्ट्स की जब बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो उन्हीं 3 एक्ट्स को मतलब देखना है कि ये जो 3 एक्ट्स हैं इनका फॉलो हो रहा है कि नहीं। जैसे हम अगर आपको बताते हैं, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो ईपीएफओ के अंतर्गत कवर होता है, उसको कवर कर लिया जाता है। अब इसका रूल ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज है जहां 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, तो वहां पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग जब काम करते हैं तो उसको इसमें कवर कर लिया जाता है। उसमें जो 12% एम्प्लॉई का पैसा और 12% प्लस 0.5% प्लस 0.5%, इतना डिटेल में मैं बता ही दे रहा हूं थोड़ा सा। अब ये क्या है 0.5%? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है। ठीक है, तो ये जो 13% है ये एम्प्लॉयर आपको देता है। और अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो मतलब मोर देन 8% इंटरेस्ट रेट दे रहा है ईपीएफओ, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा है। मतलब ईपीएफओ अभी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो ये भी ठीक है। बट क्या होता है ना, कई लोग आइडेंटिटी को अपना छुपाते हैं। इसके पीछे का मैं एक्चुअल रीज़न आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई वर्कर काम कर रहा है किसी कंपनी में, तो वो वर्कर सोचता है ना कि हमारा पैसा जो है वो तुरंत हमको मिल जाए, तो इसलिए वो भी छुपाता है। और जो मालिक है वो सोचता है कि जो 13% देना है ये हम बचा लें, और यही आपका काम है कि ये काम मतलब वो लोग गलत तरीके से ना करें। तो मैंने नेचर ऑफ वर्क के बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया। नाउ अगर आप एपीएफसी की बात करेंगे तो जो एपीएफसी है समझ लीजिए कि लेवल 10 की नौकरी है, और जो एओ ईओ जो पहला प्रमोशन होता है इनका, जिसमें कि अभी कैडर का रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, बट प्रोमोशनल एवेन्यूज अभी बहुत कम है। तो इससे उम्मीद है कि ये कैडर रीस्ट्रक्चरिंग होने के बाद इनका प्रमोशन थोड़ा तेजी से होगा। लेकिन जो 5400 ग्रेड पे है वो 4 साल के बाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। और एपीएफसी के लिए अलग से एक रूम होता है, चैम्बर होता है। तो पूछेंगे कि क्या एओ ईओ के लिए नहीं होता है? इट डिपेंड्स। अगर कहीं पे अवेलेबल है तो वो प्रोवाइड कर देते हैं, और कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको एक जैसे बहुत बड़ा हॉल होता है और उस हॉल में ऐसे डेस्क लगे होते हैं, और इस डेस्क पे 3 लोग जैसे हो रहे हैं और वो लोग अपना सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। राइट, मोस्टली मिल ही जाता है अगर अवेलेबल है तो, खासकर रीजनल ऑफिसेस में तो मिल ही जाता है। अच्छा अब आपको लगेगा कि रीजनल ऑफिसेस क्या है, जोनल ऑफिसेस क्या है। देखिए पूरे इंडिया को अगर आप ईपीएफओ को देखेंगे तो पूरे इंडिया का जैसे एक हेड ऑफिस है, और ये हेड ऑफिस है दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद हर स्टेट में अपना, हर स्टेट में तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट आप समझने के लिए समझ लीजिए कि स्टेट वाइज जो है उसके कैपिटल में खास करके ये जोनल ऑफिसेस बनाए गए हैं। और जोनल ऑफिस से नीचे आता है रीजनल ऑफिस आरओ, और रीजनल ऑफिस से नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। अब पूछेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप कहां जाएंगे, तो आपको रीजनल हेड ये जोनल ऑफिस में भी भेजा जा सकता है और आपको रीजनल ऑफिस में भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी भेजा जा सकता है। और अब अभी ईपीएफओ काफ़ी एक्सपैंड कर रहा है
तो हो सकता है कि इन फ्यूचर मतलब हर जिला में हो जाए। लेकिन अभी भी जैसे अगर आप अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में पटना में जेडो है यानी जोनल ऑफिस है, और मुजफ्फरपुर, भागलपुर, यहां पे रीजनल ऑफिसेस हैं। और यहां भी पटना में भी रीजनल ऑफिस है। पटना में भी एक ही सेम ही बिल्डिंग में ये लोग बना दिए हैं, मतलब उसी बिल्डिंग में रीजनल ऑफिस भी चलता है और उसी बिल्डिंग में जोनल ऑफिस भी चलता है। ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में आपको ईपीएफओ के बारे में बताया है। व्हीकल आपको नहीं मिलता है, पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। हाँ, जब आप एपीएफसी बन जाते हैं या डायरेक्टली जो लोग एपीएफसी बनते हैं तो यहां पे ऑल इंडिया ट्रांसफर है, मतलब यहां से आपको ट्रांसफर आसान है। ठीक है, ट्रांसफर में भी दो तरह के ट्रांसफर होते हैं। एक होता है जनरल ट्रांसफर जो वो लोग करते हैं, और एक होता है रिक्वेस्ट ट्रांसफर जो आप करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपको जैसे ये सर्विस, कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि आपने ज्वाइन कर लिया और आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड एओईओ में सर्व करना है। ठीक है, अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हैं तो। फिर पूछेंगे प्रोबेशन क्या होता है, तो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। अगर आप इसको क्रॉस कर गए हैं तो आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड देना होगा, तभी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने बातें बता दी। ठीक है, और सैलरी की अगर बात करेंगे, एक दिमाग में लोगों के आता होगा कि सैलरी लगभग कितनी हो जाएगी। मान लीजिए सारी चीज़ें आपका अगर जोड़ देते हैं तो करीब 80,000 के आसपास, 82,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है, डिपेंडिंग कि आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है या वाई सिटी में है या जेड सिटी में है। इसके अनुसार आपका एचआरए बनता है, जैसे 9%, 18%, 27%। बहुत डिटेल में हो गया वीडियो, हम लोग और भी बात कर लेंगे अगर इससे रिलेटेड कुछ जरूरी लगा। आप लोग प्लीज़ फॉर्म भरिए और इसकी तैयारी शुरू कीजिए। बाकी आई अपडेट, इफ एनीथिंग इज देयर आई अपडेट रिगार्डिंग दैट।